तो जुजुत्सु काइसेन का फर्स्ट सीजन फाइनली 24 एपिसोड के बाद एंड हो चुका है और फर्स्ट सीजन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट शोनन एनीमे बनने का पोटेंशियल रखता है। तो आपने सीजन 1 अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मेजर स्पॉयलर्स नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ और बोलने से पहले इसके एनिमेशन की बात करें तो इसके फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट सेकंड से लेकर इसके लास्ट एपिसोड के लास्ट सेकंड तक इसका एनिमेशन कहीं भी मिस आउट नहीं हुआ। और तो और इसकी ओपनिंग और एंडिंग का एनिमेशन भी परफेक्ट था। और जुजुत्सु काइसेन की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। मतलब मैंने भी इसे गोजो और जोगो के डोमेन एक्सपेंशन वाले एनिमेशन को देखकर ही देखना शुरू किया था और इसी पॉइंट से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई थी। मापा ने इसके एनिमेशन के पीछे काफ़ी मेहनत की है जो अच्छे से हमें दिखती भी है और इसका एनिमेशन मांगा से काफ़ी क्लोज रखने की कोशिश की गई है, इसलिए जो मांगा रीडर्स है वो भी इससे काफ़ी खुश है। और ना सिर्फ इसका एनिमेशन पर इसकी आर्ट स्टाइल भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके डार्क टोन में अच्छे से फिट बैठती है। इसकी हर एक फाइट का एनिमेशन परफेक्ट है। कई एनिमेस में हमें फाइट सीन्स में एनिमेशन कुछ कुछ जगह पे ड्रॉप होता हुआ दिखता है, पर मापा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी फाइट्स में एनिमेशन और भी ज़्यादा उभर कर सामने आता है। जुजुत्सु काइसेन का प्लॉट और वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे काफ़ी हद तक हैरी पॉटर की याद दिलाती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड है, पर सिंपली समझने के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हैरी पॉटर में जैसे विजार्ड्स होते हैं वैसे ही जुजुत्सु काइसेन में जुजुत्सु सॉर्सरर्स है और वही लोग कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जुजुत्सु सॉर्सरी को सिखाने के लिए एक स्कूल भी है जहां हमारा मेन कैरेक्टर स्टूडेंट है। और तो और गोजो का कैरेक्टर भी कुछ हद तक हमें प्रिंसिपल डम्बलडोर की याद दिलाता है जो करंटली दुनिया का सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर है। पर इसके अलावा बात करें तो जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड काफ़ी डार्क है जहाँ पर हमें काफ़ी वायलेंस दिखता है और ना सिर्फ विजुअली बट इमोशनली भी हम इसे फील कर सकते हैं। मतलब इंसानों को कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म करना और सॉर्सरर्स के लिए उसे मारना काफ़ी क्रूअल है। ब्लड मर्डर्स काफ़ी बुरी तरह से हमें दिखाए गए हैं। मतलब एनिमेशन होने के बावजूद भी हमें ये काफ़ी बुरा लगता है, पर यही इसके प्लॉट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है क्योंकि ये टोन अगर डार्क नहीं होता तो शायद ये वो चीज़ नहीं दिखा सकता था जो इसकी स्टोरी की डिमांड है। सीजन 1 में ज़्यादातर एपिसोड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए दिखाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर एक पूरी नई स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए उसकी पेसिंग स्लो रखना भी जरूरी था। और ये पूरी स्टोरी इतादोरी के सुकुना की फिंगर खाने से शुरू होती है जिसे कर्स वर्ल्ड में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि पहले इसके प्लॉट पर ध्यान दिया जाए ताकि बाद में जाकर इसकी स्टोरी को अच्छे से प्रोग्रेस करवा सके। और अपने एंडिंग के कुछ एपिसोड्स में स्टोरी धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू भी कर देती है और इसीलिए आखिर के कुछ एपिसोड्स के अलावा हमें इसकी स्टोरी में कुछ खास नहीं लगा, पर डेफिनेटली आगे जाकर इसकी स्टोरी इसका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाली है। और मांगा रीडर्स की बात माने तो मांगा में करंटली इसकी स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा इसकी स्टोरी में जो सोसाइटी के इश्यूज उठाए गए हैं वो रियलिटी से काफ़ी करीब है। कर्स एनर्जी बेसिकली कर्स से बनती है और अभी तक जो हमें सबसे पावरफुल विलन दिखाया गया है वो है माहितो। माहितो ह्यूमंस के लालच, गुस्से और नेगेटिव इमोशंस से जन्मा हुआ कर्स है और इसीलिए वो इतना पावरफुल है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में लोग एक दूसरे के लिए नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और यही चीज़ राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी हनामी की बातें भी कुछ हद तक हमारी नेचर के प्रति अनअवेयरनेस को दिखाती है। इस सीजन में बुलिंग को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है और ये टॉपिक वैसे तो हमें कई एनिमेस में देखने को मिलता है और यहाँ पर भी बुलिंग काफ़ी हद तक रियलिटी के नज़दीक दिखाने की कोशिश की गई है। अनलाइक इंडिया, जापान में स्कूल में बुली करना काफ़ी कॉमन है। ऑफकोर्स फिजिकली नहीं, पर साइकोलॉजिकल बुलिंग के आपको जापान में कई रिपोर्ट्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट हर एनीमे में हमें एक या दूसरी तरह से यह टॉपिक देखने को मिलता है और ये जापान की स्कूल लाइफ की हार्श रियलिटी भी है। और यही चीज़ हमें जुम्पे के कैरेक्टर के रूप में दिखाई गई है और यही सीजन 1 की हाईलाइट भी है। सीजन 1 के दूसरे आर्क्स के मुकाबले ये आर्क स्टोरी वाइज अलग और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। सीजन 1 में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो है इसके कैरेक्टर्स। मतलब हर एक कैरेक्टर अपनी यूनिक पर्सनालिटी रखता है, चाहे वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए ही स्क्रीन पर क्यों ना दिखा हो। जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स को लोग कुछ ज़्यादा ही नारुतो के कैरेक्टर्स से कंपेयर करते हैं और ठीक है वो कुछ चीज़ों में सिमिलर है, पर फिर भी उनकी बेसिक आइडियोलॉजी काफ़ी अलग है। जुजुत्सु काइसेन का नाम लेते ही सबसे पहला कैरेक्टर दिमाग में आता है वो है गोजो सातोरू।
गोजो काफ़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर है, काफ़ी पावरफुल है, उसके रिवोल्यूशनरी गोल्स भी है। पर ऑनेस्टली मुझे गोजो का कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर कोई ये कह दे कि वो सबसे पावरफुल है तो फिर उसे देखने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। पर फिर भी गोजो की फाइट्स और उसकी सोच काफ़ी अच्छे से हमें दिखाई गई है। गोजो, सातोरू और हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स के अलावा भी सारे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी कम स्क्रीन टाइम में भी शो पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है नानामी। अगर हमें नानामी की बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाती तो भी हमें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका करंट कैरेक्टर भी काफ़ी डेप्थ वाला है और काफ़ी कम स्क्रीन टाइम में भी वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और इसके अलावा भी टोडो, माकी और ऐसे कई वेल रिटन कैरेक्टर्स हमें इस सीज़न में देखने को मिले हैं। और हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो नोबारा का कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी शॉर्ट टाइम में उसका कैरेक्टर हमें डेवलप होते हुए दिखाया गया है। और फुशिगिरो का कैरेक्टर भी काफ़ी यूनिक है, उसके पास काफ़ी पोटेंशियल है और खुद सुकुना उसे पसंद करता है। तो इसके अलावा उसके कैरेक्टर के बारे में हम क्या ही जज करें। और इतादोरी यूजी, ही इज़ जस्ट परफेक्ट मेन कैरेक्टर। उसके सामने 2 चॉइस है, या तो लोगों को बचाओ और फिर मरो, या अभी मरो। उसे मरना तो है, पर वो कब तक लोगों को बचा सकता है ये उसके ऊपर है। अपने आप को एक प्रॉपर डेथ देना उसका बेसिक गोल है। पर इसके अलावा भी इतादोरी काफ़ी इमोशनल है, जो उसे एक टिपिकल शोनन मेन प्रोटैगनिस्ट बनाती है। और इतादोरी का कैरेक्टर काफ़ी हद तक डेवलप भी हुआ है और काफ़ी पावरफुल भी हुआ है। इस शो की स्टोरी जहाँ से शुरू हुई है, इतादोरी की स्टोरी भी वहीं से शुरू हुई है। उसकी कोई खास पास्ट की सैड स्टोरी नहीं है, यानी कि ये स्टोरी हमारे लिए भी और इतादोरी के लिए भी सुकुना के फिंगर खाने से ही स्टार्ट हुई है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के विलन मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। हालांकि सुकुना को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला है, पर अभी तक सुकुना ने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे हम उसे विलन की कैटेगरी में गिन सके। शायद आगे जाकर वो मेन विलन बने तो मुझे नहीं पता, पर सीजन 1 के लिए तो सुकुना बिल्कुल भी विलन नहीं था। और जो सीजन 1 का मेन विलन दिखाया गया है वो है माहितो, पर उसका इतना ऑडियंस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं था। माहितो काफ़ी पावरफुल है, पर एज अ विलन जो उसका टेरर होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं था। उससे ज़्यादा तो बिना कुछ किए गेटो ने ऑडियंस को काफ़ी इम्प्रेस किया। और इसके अलावा भी विलन्स के इंटेंशंस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए। वो इंसानों को ख़त्म करने की बात करते हैं और इसी वजह से विलन्स पे से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो सीजन 1 के वीक पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी शुरुआती फाइट्स की। हालांकि शुरुआती फाइट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, पर शो की दूसरी फाइट्स के मुकाबले काफ़ी अननेचुरल लगी, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के पास कोई सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई गई है। पर फिर भी शुरुआती कुछ फाइट्स में लोग दीवार और बिल्डिंग्स को तोड़कर नीचे गिरते हैं और फिर से उठकर लड़ने लगते हैं, जो काफ़ी अननेचुरल सा लगता है। पर बाद की फाइट्स में ये चीज़ ठीक हो गई थी। इसके अलावा कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप का डेवलपमेंट भी हमें कुछ हद तक कम दिखा, क्योंकि काफ़ी टाइम जम्प्स की वजह से हमें कैरेक्टर रिलेशनशिप सीधी डेवलप हो चुकी दिखाई जाती है और कैरेक्टर्स सीधे फाइट में डेवलप रिलेशंस के साथ ही दिखते हैं। और ये डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें नहीं दिखाया गया, पर फिर भी ये ठीक है, इतनी कोई खास बात भी नहीं है। और आखिर में पहले मैंने जैसे बताया कि इसके विलन्स इतने कुछ खास नहीं है और हम ऑडियंस पर इतना इम्पैक्ट डालने के लिए सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो जुजुत्सु काइसेन एक काफ़ी ज़बरदस्त शो है और आगे जाकर और भी ज़बरदस्त होने वाला है। और पहले ही सीज़न में इसने काफ़ी बड़ा फैन बेस क्रिएट कर दिया है और ये आगे जाकर और भी बढ़ने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे ट्रैवर्सिंग को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, मैं हूँ सिद्धांत मावाणी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।